नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं सी टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। इसमें हमने पर्यावरण विषय के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है जो अक्सर यूपी टेट सी टेट जैसी परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से स्लोथ के संबंध में कौन सा कथन सही है। स्लोथ एक जानवर होता है, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। ये दिन में लगभग 20 घंटे सोता है और 80 वर्ष तक जीता है। विकल्प ए। विकल्प बी क्या कहता है, ये भालू जैसा दिखता है, दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टे लटक कर सोता है और इसकी औसत आयु 40 वर्ष होती है। विकल्प सी कहता है ये मांसाहारी जीव है जो केवल पेड़ों पर रहता है। विकल्प डी कहता है ये जिस पेड़ पर रहता है उसके फूल खाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। ये भालू जैसा दिखता है, दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ की शाखा पर उल्टे लटक कर सोता है और इसकी औसत आयु लगभग 40 वर्ष होती है। प्रश्न नंबर 2। घटपर्णी पौधा जिसको अंग्रेजी में नेपेंथीज कहते हैं के विषय में कौन सा कथन सत्य है। विकल्प ए। ये पौधा भारत में नहीं पाया जाता। विकल्प बी। ये कीड़े मकोड़ों, मेंढकों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। विकल्प सी। ये पौधे को आकर्षित करने के लिए तारत्व की आवाज़ें निकालता है। विकल्प डी। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को ही फंसा सकता है। तो इसका सही आंसर है विकल्प डी। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को ही फंसा सकता है। जो घटपर्णी पौधा होता है ये अपने अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पेड़ पौधे जो कीड़े मकोड़ों को फंसा के उनको खा जाते हैं। प्रश्न नंबर 3। रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है। जो रेगिस्तानी ओक नाम का पेड़ कहाँ पाया जाता है। विकल्प ए। राजस्थान के रेगिस्तान में। विकल्प बी। संयुक्त अरब अमीरात में। विकल्प सी। ऑस्ट्रेलिया में। विकल्प डी। आबू धाबी में। तो जो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। विकल्प सी सही होता है। प्रश्न नंबर 4। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी है। कांसा किन धातुओं से मिलकर बनता है। विकल्प ए। तांबा और जस्ता। विकल्प बी। तांबा और टिन। विकल्प सी। एल्युमिनियम और टिन। विकल्प डी। लोहा और तांबा। तो हमारे चौथे का सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। तांबा और टिन को मिलाकर बनता है कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। प्रश्न नंबर 5। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक लगभग 270 से 360 डिग्री तक पीछे घुमा सकता है। विकल्प ए। मैना। विकल्प बी। उल्लू। विकल्प सी। कौवा। विकल्प डी। चील। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6। कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। कौन सा पक्षी झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। विकल्प ए। उल्लू। विकल्प बी। कौवा। विकल्प सी। मैना। विकल्प डी। कबूतर। तो इसका सही आंसर हो जाता है हमारा विकल्प सी। मैना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। टैपियोका किस राज्य के लोगों का पसंदीदा भोजन है। टैपियोका किस राज्य के लोगों का पसंदीदा भोजन है। विकल्प ए। तमिलनाडु। विकल्प बी। केरल। विकल्प सी। आंध्र प्रदेश। विकल्प डी। गोवा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी। केरल के लोगों का टैपियोका प्रसिद्ध भोजन है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 8। लिंगहुफेन। लिंगहुफेन पकवान का नाम है, डिश है, किस स्थान पर चाव से खाया जाता है। लिंगहुफेन जो पकवान किस स्थान पर चाव से खाया जाता है। ए विकल्प हांगकांग। बी विकल्प चीन। सी विकल्प उज्बेकिस्तान। डी विकल्प नागालैंड। तो इसका सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। ये हांगकांग का प्रसिद्ध भोजन है लिंगहुफेन। प्रश्न नंबर 9। पश्मीना शॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है। पश्मीना शॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है। विकल्प ए। ये 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और इसे एक बकरी के बालों से बनाया जाता है। विकल्प बी। ये 6 साधारण स्वेटरों के बराबर होती है, इसे बुनने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। विकल्प सी। इसे मशीनों द्वारा बहुत आसानी से बुना जाता है। विकल्प डी। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है। तो कौन सा कथन सही है। 4 में से एक कथन सही होगा। वो सही कथन हमारा है कथन बी। ये 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और इसे बुनने में लगभग 250 घंटे समय लगता है। प्रश्न नंबर 10। असम में मकान जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे और बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। विकल्प ए। भारी बारिश और बाढ़ से बचाव के लिए। विकल्प बी। अत्यधिक गर्मी से बचाव के लिए। विकल्प सी। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए। विकल्प डी। बर्फीली हवाओं से बचाव के लिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए। भारी बारिश और बाढ़ से बचाव के लिए 10 से 12 फुट ऊंचे बांस के खंभों पर मकान बनाए जाते हैं असम में। प्रश्न नंबर 11। भारत के किस राज्य में झूम खेती की प्रथा प्रचलित है। झूम खेती की प्रथा कहाँ प्रचलित है। ए। मिजोरम। बी। बिहार। सी। पंजाब। डी। तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर हो जाता है मिजोरम। मिजोरम में झूम खेती की जाती है। झूम खेती
यानी कि जंगलों को काटते हैं, फिर उनको जला देते हैं, जो लकड़ी और जो घास फूस होता है, उसके बाद वहाँ पे खेती करते हैं। उसके बाद उस ज़मीन को छोड़ देते हैं कुछ साल बाद, फिर अगली जगह जंगल को काटते हैं, जलाते हैं, इस प्रकार से खेती करते हैं। इसको झूम कृषि कहा जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12, अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्यों का सही समूह कौन सा है? अरब सागर के तट पर स्थित भारतीय राज्यों का सही समूह कौन सा है? विकल्प ए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। विकल्प बी गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। विकल्प सी ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। विकल्प डी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरल। तो जो अरब सागर है वो पश्चिम में पड़ता है। पश्चिम में कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? पश्चिम में गुजरात पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है, कर्नाटक पड़ता है, केरल। तो हमारा बी विकल्प सही हो जाता है। 12वें का सही होता है बी। प्रश्न नंबर 13, कुड़ुक कहाँ के आदिवासी लोगों की बोलचाल की भाषा है? कुड़ुक कहाँ के आदिवासी लोगों की बोलचाल की भाषा है? विकल्प ए मिजोरम, विकल्प बी मणिपुर, विकल्प सी झारखंड, विकल्प डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है कुड़ुक। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14, ऐतिहासिक यात्री अल बरूनी किस देश से भारत आया था? अल बरूनी जो था किस देश से भारत आया था? विकल्प ए उज्बेकिस्तान, विकल्प बी अफगानिस्तान, विकल्प सी ओमान, विकल्प डी बांग्लादेश। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए उज्बेकिस्तान से आया था अल बरूनी भारत में। प्रश्न नंबर 15, जैसलमेर के राजा घरसी द्वारा बनवाया गया घरसी सर क्या है? जैसलमेर के राजा घरसी द्वारा बनवाया गया घरसी सर क्या है? विकल्प ए एक किला, विकल्प बी 9 जुड़े हुए तालाबों का एक समूह यानी सरोवर, विकल्प सी एक मंदिर, विकल्प डी एक बावड़ी। तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, ये होता है 9 जुड़े हुए तालाबों का एक समूह, एक सरोवर जिसमें 9 तालाब आपस में जुड़े थे। जैसलमेर के महाराज घरसी सर द्वारा घरसी बनवाया था। घरसी सर माने तालाब होता है, और महाराज घरसी ने बनवाया था घरसी सर। प्रश्न नंबर 16, एक प्रसिद्ध भारोत्तोलक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारोत्तोलक का नाम होता है कर्णम मल्लेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विकल्प ए भाई कर्नाटक की रहने वाली, उन्होंने 29 मेडल जीते। विकल्प बी भाई आंध्र प्रदेश की रहने वाली, उन्होंने भारत के बाहर 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते। विकल्प सी भाई हरियाणा की रहने वाली हैं, 130 किलोग्राम वजन उठा सकती हैं। विकल्प डी उन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। तो इसका हमारा 16 का सही आंसर हो जाता है विकल्प बी भाई आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, उन्होंने भारत से बाहर 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, तोरंग का कुरुख भाषा में क्या अर्थ है? तोरंग का कुरुख भाषा में क्या अर्थ है? विकल्प ए गांव, विकल्प बी जंगल, विकल्प सी खेत, विकल्प डी नदी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है 17 का बी, तोरंग का कुरुख भाषा में अर्थ होता है जंगल। प्रश्न नंबर 18, चींटियां चलते समय जमीन पर ऐसा क्या छोड़ती हैं जिससे पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है? विकल्प ए गंध, विकल्प बी ध्वनि, विकल्प सी रसायन या रंग, विकल्प डी तरंगें। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, चींटियां जब चलती हैं तो एक ऐसी स्पेशल गंध छोड़ती है जिससे पीछे वाली चींटी को पता रहता है कि आगे इसी रास्ते पे जा रहे हैं बाकी इनके सभी सदस्य। प्रश्न नंबर 19, मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का सही समूह कौन सा है? विकल्प ए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, विकल्प बी टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, विकल्प सी HIV, डेंगू, मलेरिया, विकल्प डी मियादी बुखार, चिकनगुनिया, हैजा। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प ए, जो मच्छरों से फैलती है बीमारी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये 3 मच्छरों से फैलती है बीमारी। प्रश्न नंबर 20, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है और किसके लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए उत्तराखंड बाघ के लिए, विकल्प बी असम एक सींग वाले गैंडे के लिए, विकल्प सी गुजरात एशियाई शेरों के लिए, विकल्प डी राजस्थान में पक्षियों के लिए। तो जो काजीरंगा वो असम में है, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो विकल्प बी सही होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 21, एनसीएफ यानी एनसीएफ से मतलब हमारा है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से। तो एनसीएफ के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्यक्रम को कितनी मुख्य थीम्स में बांटा गया है? विकल्प ए 4, विकल्प बी 6, विकल्प सी 8, विकल्प डी 5। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी, 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है EVS के पाठ्यक्रम को। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी EVS की 6 मुख्य थीम्स में से एक नहीं है? 6 थीम्स में से कौन सा नहीं है? तो विकल्प ए है परिवार और मित्र, विकल्प बी है भोजन, विकल्प सी है काम और खेल, विकल्प डी है आवास। तो इसमें से कौन सा 6 थीम में शामिल नहीं है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प सी, काम और खेल इसमें शामिल नहीं है। बाकी सभी 6 में शामिल हैं, परिवार और मित्र हैं, भोजन है, आवास है, काम और खेल 6 थीमों में शामिल नहीं है EVS के। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं,
ईबीएस शिक्षण में क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? विकल्प ए बच्चों को आनंद और मनोरंजन प्रदान करना, विकल्प बी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, विकल्प सी पिकनिक मनाना, विकल्प डी अभिभावकों को संतुष्ट करना। तुम्हारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। ईबीएस में क्षेत्र भ्रमण का उद्देश्य होता है। प्रश्न नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? विकल्प ए एकल विषय, विकल्प बी एकीकृत, विकल्प सी अमूर्त, विकल्प डी अनुशासनिक। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है 24 का बी। जो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है वो एकीकृत है, इंटीग्रेटेड। प्रश्न नंबर 25, ईबीएस कक्षा में पोर्टफोलियो का उपयोग किया जाता है केवल बच्चे की कमियों को रिकॉर्ड करने के लिए, विकल्प बी बच्चे की प्रगति का क्रमिक सतत रिकॉर्ड रखने के लिए, विकल्प सी वार्षिक परीक्षा के अंक तय करने के लिए, विकल्प डी अभिभावक की रिपोर्ट कार्ड भेजने के लिए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी बच्चों की प्रगति का क्रमिक सतत रिकॉर्ड रखने के लिए पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26, ईबीएस में सीखने के लिए आकलन का तात्पर्य क्या है? असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका तात्पर्य क्या है? सत्र के अंत में परीक्षा लेना, विकल्प बी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिपुष्टि फीडबैक देना, विकल्प सी छात्रों को ग्रेड और अंक देना, विकल्प डी केवल उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देना। ईबीएस में सीखने के लिए आकलन का तात्पर्य है। असेसमेंट फॉर लर्निंग का जो तात्पर्य है वो है शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देना। प्रश्न नंबर 27, ईबीएस के समुदाय को एक महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम संसाधन क्यों माना जाता है? विकल्प ए ये बहुत सस्ता होता है, विकल्प बी ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है, विकल्प सी इसमें सभी ज्ञानवान लोग होते हैं, विकल्प डी इसके लिए किसी पूर्व योजना की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी ये वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28, पर्यावरण अध्ययन में प्रक्रिया कौशल यानी प्रोसेस स्किल के अंतर्गत कौन सा कौशल शामिल है? पर्यावरण अध्ययन में प्रक्रिया कौशल के अंतर्गत कौन सा कौशल शामिल है? विकल्प ए रटना, विकल्प बी अवलोकन करना और निष्कर्ष निकालना, विकल्प सी परिभाषाएं याद करना, विकल्प डी पाठ्य पुस्तकों को बोलकर पढ़ना। तो हमारा सही आंसर हो जाता है विकल्प बी अवलोकन करना और निष्कर्ष निकालना। प्रश्न नंबर 29, प्राथमिक कक्षाओं में ईबीएस पढ़ाने का उपयुक्त बाल केंद्रित तरीका कौन सा है? विकल्प ए व्याख्यान विधि, विकल्प बी गतिविधि आधारित अधिगम यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, विकल्प सी होमवर्क देना, विकल्प डी परिभाषाएं लिखवाना। तो सही आंसर हो जाता है विकल्प बी गतिविधि आधारित लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग प्राथमिक कक्षा में ईबीएस पढ़ाने का सबसे प्रयुक्त बाल केंद्रित प्रभावी तरीका है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस्से कहानियाँ और कविता का उपयोग करने से तात्पर्य क्या लाभ होता है? विकल्प ए कक्षा का समय बीत जाता है, विकल्प बी बच्चों की कल्पनाशीलता और स्थानीय व वैश्विक स्तर पर संचार को खोजने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है, विकल्प सी पाठ को याद करना आसान हो जाता है, विकल्प डी अनुशासन बना रहता है। तो इसका हमारा सबसे अच्छा आंसर विकल्प बी है, बच्चों की कल्पनाशीलता और स्थानीय वैश्विक स्तर पर संचार को खोजने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। धन्यवाद।